दोस्तों, कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक से एक चाय की दुकान पड़ती है। जिस दुकान पर काम करने वाला एक व्यक्ति ग्लासों को लेकर, जो चाय के ग्लास होते हैं, रोड को क्रॉस करता है। जैसे ही वो व्यक्ति रोड को क्रॉस करता है तो जो कलेक्टर साहब होते हैं उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ जाती है। और जैसे ही वो उस व्यक्ति को देखते हैं तो फौरन से अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है और कलेक्टर साहब उस गाड़ी में से उतरकर उस चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह व्यक्ति पहुंचा था। इसके बाद वह व्यक्ति जिसने चाय के ग्लासों को लेकर रोड क्रॉस किया था, वह कलेक्टर साहब को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इधर जो कलेक्टर साहब थे उनकी आंखें भी नम हो गई थीं। वहीं पर उनका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था और सिक्योरिटी गार्ड ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा घबराने लगता है। दोस्तों, कौन था वह व्यक्ति जिसे देखकर कलेक्टर साहब रोने लगे थे और इन दोनों को देखकर सिक्योरिटी गार्ड क्यों घबराने लगा था? पूरी कहानी की सच्चे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की। इलाहाबाद के अंदर कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और उन्हीं में से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रामवीर। रामवीर के पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और बचपन से ही रामवीर पढ़ने लिखने में काफी अच्छा है। रामवीर के जो टीचर होते हैं वो रामवीर के पिता से कहते हैं कि आपका बेटा पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा अच्छा है, तो आपको इसकी पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ाओगे तो ये जरूर से कोई कामयाब आदमी बन जाएगा। इस बात को सुनकर जो रामवीर के पिता होते हैं वो भी इस बात के लिए सहमति जताते हैं और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद इलाहाबाद भेज देते हैं आगे की कोचिंग करने के लिए, ताकि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन सके। वहां पर रहकर रामवीर तैयारी कर रहा था और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर रामवीर तैयारी कर रहा था उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एक विकास नाम का लड़का भी तैयारी करता था। रामवीर पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था। इधर जो विकास था वह भी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था, लेकिन यहां पर जो रामवीर होता है वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा था। यानी कि उसके पास अच्छे कपड़े थे, अच्छा कमरा था रहने के लिए और अच्छे से वो किताबें खरीद लिया करता था। उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उधर जो विकास होता है, विकास के पास ज्यादा अच्छी सामग्री नहीं थी। पुराने उतरे हुए कपड़े वो पहना करता और ज्यादातर दूसरों की किताबों को मांग मांग कर पढ़ाई किया करता था। अब जब रामवीर देखता है कि यह पढ़ने लिखने में अच्छा है और उसका स्वभाव भी काफी अच्छा था, क्योंकि वो क्लास में बड़ा ही शांत रहता और सभी से बड़ी नम्रता से बात किया करता, तो इसके बाद जो रामवीर होता है वह धीरे धीरे विकास के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगता है और दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र बन जाते हैं। जब वो गहरे मित्र बन जाते हैं तो रामवीर को पता चलता है कि विकास के माता पिता किसान हैं और वो यहां पर रहकर कोचिंग कर रहा है। साथ में उसे काम भी करना पड़ता है जिससे वो अपने रूम का किराया निकाल सके और साथ में अपने खाने पीने का इंतजाम कर सके। तो उसके बाद जो रामवीर होता है वो कहने लगता है कि भाई, अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, मेरे रूम में रह लिया कर, मेरा काफी बड़ा रूम है और वहीं पर दोनों एक साथ रह लेंगे और तेरे खाने पीने का प्रबंध भी हो जाएगा, क्योंकि तू पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा है और तू पढ़ाई के साथ साथ काम करेगा तो ये टेस्ट क्लियर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे भी इससे थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। और इस बात के लिए जो विकास होता है वो मान जाता है और रामवीर के पास ही आकर रहने लगता है। दोनों एक ही कमरे में रहा करते और एक साथ पढ़ाई किया करते और जो रामवीर होता है वो विकास को अब खाने के लिए पैसे नहीं देने देता। जब भी कभी राशन आया करता है उनके लिए तो वो मना कर दिया करता है। कहता है कि नहीं भाई, तुम्हारे पास वैसे ही काफी कम पैसे हैं तो तुम आराम से रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पैसे मेरे पास काफी है, तुम मेरी पढ़ाई लिखाई में हेल्प करवा देते हो तो इसके बदले मैं तेरे रहने खाने का इंतजाम खुद कर दूंगा। यानी कि यहां पर अब जो आनंद होता है उसे काफी ज्यादा सपोर्ट मिल गया था और इसके बाद वो अपनी पढ़ाई पर और भी ज्यादा फोकस करने लगता है। रामवीर अपने परिवार के बारे में विकास को बताता है। इधर विकास भी अपनी फैमिली की कंडीशंस के बारे में उसे बताता है कि वो लोग भले ही किसान हैं लेकिन उनकी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं होती है क्योंकि मां की तबीयत भी खराब रहती है, तो इसी वजह से पिताजी काफी कम पैसा भेज पाते थे और इसी वजह से मुझे काम करना पड़ता था। लेकिन जब से उसकी जिंदगी में रामवीर आया है उसके बाद से उसकी पढ़ाई काफी ज्यादा आसान हो गई है और अब वह दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। इधर जो रामवीर होता है वह भी पढ़ाई पर फोकस करता है और धीरे धीरे जब वो पहला एग्जाम देते हैं यूपीएससी के लिए तो दोनों ही उसमें फेल हो जाते हैं। किसी का भी प्री एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था। और इसके बाद जो विकास होता है
वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन रामवीर उसको सहारा देता है और कहता है कि तू चिंता मत कर, तुझे कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, यहां से तेरा सारा इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद वो फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन फिर से रह गए थे और ऐसे ही करके उनके 4 अटेम्प्ट निकल जाते हैं। जैसे ही उनके 4 अटेम्प्ट निकल जाते हैं तो इसके बाद जो विकास का पिता होता है वह विकास को वापस अपने घर बुलवाने लगता है। कहता है कि बेटा, परिवार की कंडीशंस काफी ज्यादा खराब है और जो पैसा मैं तुझको भेजा करता हूं वो आगे से नहीं भेज पाऊंगा। इस बात को सुनकर जो विकास होता है वो बड़ा ही परेशान होता है और अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, अभी 2 अटेम्प्ट बाकी है तो मुझे इन 2 को और दे लेने दो। शायद हो सकता है मेरी किस्मत चमक जाए, क्योंकि अब तक वो प्री और मेंस दोनों को क्वालिफाई कर देते थे, लेकिन उन दोनों दोस्तों का इंटरव्यू रह जाता था। पिता इस बात को सुनकर हामी भर लेता है और 1 साल और उसका साथ देने के लिए कहता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो 1 साल तक, और मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे भेज सकता हूं, लेकिन उसके बाद मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। विकास इस बात को सुनकर सहमत हो जाता है और धीरे धीरे उनका 1 साल भी बीत जाता है। लेकिन इस बार भी वही हुआ था जो पहले होता आ रहा था। उन दोनों का प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन इस बार भी वो लोग इंटरव्यू में रह गए थे। यानी कि पढ़ाई लिखाई तो उनकी काफी अच्छी थी, लेकिन अभी उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, और इसी बात को देखकर दोनों दोस्त बड़े हताश और उदास हो जाते हैं। अब जैसे ही ये साल खत्म होता है, इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, तो इसके बाद जो विकास होता है वो अपना सामान पैक करने लगता है और कहता है कि दोस्त, अब तू ही यहां पर रह, मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे 1 साल की मोहल्लत दी थी और 1 साल की मोहल्लत भी मेरी खत्म हो गई है। यह बात सुनकर जो रामवीर होता है उसे रोकता है। कहता है कि भाई, तू कहां जा रहा है? 1 साल की ही तो बात है, हो सकता है शायद इस बार हम दोनों का नंबर पड़ जाए, इस बार हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन विकास मना करता और कहता है कि नहीं, घर वालों ने मना कर दिया है कि अब वो मेरे ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकते और मुझे उनके पास जाना होगा। मेरी मां की तबीयत भी खराब रहती है और पिताजी भी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो रामवीर उससे कहता है कि भाई, अगर ऐसी बात है तो तू घर वालों से कह दे कि अब वो तेरे लिए एक भी पैसा ना भेजें, यहां से मैं ही तुम्हारे लिए जुगाड़ कर दूंगा और तुम्हें घर वालों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो विकास होता है वो थोड़ी देर तक इस बात पर सोच विचार करता है और उसके बाद फाइनली अपने पिता के पास फोन कर देता है। कहता है कि पिताजी, ये फाइनल अटेम्प्ट है और इसमें मुझे एक और कोशिश कर लेने दो। कोई बात नहीं, शायद हो सकता है इस बार मेरा नंबर पड़ जाए और मेरी किस्मत चमक जाए। लेकिन पिता साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर तुम्हारी मां की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और परिवार की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई है, तो तुम्हें वापस आना होगा, क्योंकि हम तुम्हारी पढ़ाई में अब और ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते। अब जो विकास है वो अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, आपको 1 भी रुपया नहीं भेजना है, मैं यही से इंतजाम कर लूंगा, लेकिन आप मुझे 1 साल दे दीजिए ताकि मैं अपनी किस्मत को आजमा सकूं और हो सकता है शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो पिता इस बारे में थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू एक बार और कोशिश करके देख ले। जैसे ही पिता ने हामी भरी थी तो उसके बाद विकास के चेहरे पर अलग तरह की स्माइल आ गई थी और वह झट से अपने मित्र को गले लगा लेता है। अब इस साल की वो तैयारी करने लगते हैं और जैसे ही वो तैयारी करते हैं तो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों हो जाते हैं, लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी था। दोनों दोस्त बड़ी उम्मीदों के साथ रिजल्ट की राह देख रहे थे और जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसी दौरान जो रामवीर होता है उसका पूरी तरह से हौसला टूट जाता है, क्योंकि उसका इस बार भी रह गया था और ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था। लेकिन जैसे ही वो विकास के रिजल्ट को देखता है तो उसका दुख थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसका वह मित्र, जिस मित्र के लिए वो काफी ज्यादा पैसे खर्च किया करता था, उसका क्लियर हो गया था और वह कलेक्टर बन गया था। विकास भी इस बात से खुश होता है, लेकिन वह अपने दोस्त के उदास चेहरे को देखकर अपनी खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाता है। तो इसके बाद जो रामवीर होता है उससे कहता है कि भाई, कोई बात नहीं, तेरा हो गया है तो ये बड़ी अच्छी बात है, कम से कम तू तो बड़ा अधिकारी बन जाएगा। इसके बाद विकास रामवीर का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि भाई, किस्मत के सामने कोई नहीं जीत सकता, लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे ये वाली सरकारी नौकरी नहीं मिली तो सरकारी नौकरी तो तुझे मिल ही जाएगी। तू और किसी टेस्ट की तैयारी कर, क्योंकि और भी कई सरकारी नौकरियां हैं जिनसे जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाती है, तो तू उनकी तैयारी कर और मेरे हिसाब से आराम से तेरा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा।
इसके बाद रामवीर भी अपने दोस्त की बातों को समझता है और कहता है कि हाँ भाई, तू सही कह रहा है और मुझे यही करना चाहिए। अब जो रामवीर होता वहीं पर रहकर तैयारी करने का फैसला करता है। विकास होता है वह अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। रामवीर यहां पर रहकर पढ़ाई करने लगता है, लेकिन जैसे 6 महीने होते हैं तो उसके बाद उसके पिता उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तू कभी कामयाब नहीं होगा। इससे अच्छा तू यहां पर वापस आ जा और यहीं पर हमारे साथ रहने लग। लेकिन जो रामवीर होता है वो अपने पिता से साफ साफ बोल देता है कि पिताजी, मुझे तो ये सरकारी नौकरी ही लगानी है, भले ही मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ हो, लेकिन मैं यहां पर कहीं ना कहीं कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा करते हुए वह अपने पिता को 1 साल तक रुकने के लिए बोल देता है। लेकिन जैसे ही उसको वहां पर तैयारी करते हुए पूरे 1 साल पूरा होता है, तो 1 साल बाद उसका पिता उसे पूरी तरह से मना कर देता है और कह देता है कि हम अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खर्चा नहीं भेजेंगे, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई भी है, उसकी भी देखभाल करनी है और तुम्हारे ऊपर कब तक पैसे वेस्ट करेंगे। अब वो भी बड़ा हो गया है और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। रामवीर उनसे कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी, कुछ दिन की मोहलत और दे दो, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देते हैं और कहते कि जब तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी है ही नहीं तो तू क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है। रामवीर जिद्दी था और वो कहने लगता है कि नहीं पिताजी, मैं ऐसे नाकाम होकर उस शहर में नहीं लौटूंगा जहां से मैं आया हूं। अगर वहां पर मैं नाकामयाब होकर गया तो लोग मेरे ऊपर तरह तरह की बातें बनाएंगे और ये बात मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। अगर मैं यहां से आऊंगा तो कामयाब होकर ही आऊंगा, वरना मैं यहां से वापस नहीं लौटूंगा। अब बेटा जब इस जिद को पकड़कर बैठता है तो पिता नाराज हो जाते हैं और कहने लगते कि बेटा तू पागल तो नहीं हो गया है, अगर ये चीज नहीं हो रही है तो वहां से वापस आजा, कुछ और काम देख लेना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन रामवीर उस जिद पर अड़ा हुआ था और इसके बाद जो रामवीर के पिता होते हैं वो उससे कह देते हैं कि ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे वो कर ले, लेकिन हमसे कोई वास्ता रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर जो रामवीर के पिता होते हैं वो उससे बात करने तक से मना कर देते हैं। लेकिन जो रामवीर होता है उसके दिल में यही था कि वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में जरूर लग जाएगा और इसीलिए वो मेहनत करता रहता है। लेकिन सभी टेस्टों की तरह यहां पर भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है और उसकी किस्मत नहीं चमक पाती है। अब तक तो रामवीर ने जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लिया था, लेकिन फिलहाल वह यहां पर अपना गुजारा तक भी नहीं कर पा रहा था और उसके पास पूरी तरह से पैसे खत्म हो गए थे। जो भी एक्स्ट्रा चीजें उसके पास थीं उन सभी को उनने बेच बेच कर अपनी तैयारी में लगा दिया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। वह पूरी तरह से हताश और उदास हो जाता है और तभी अचानक से उसे अपने उस दोस्त की याद आती है जिसको उसने कलेक्टर की ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया था और उसने उसका बहुत ज्यादा साथ दिया था। वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपने उस दोस्त के पास जाऊं, हो सकता है वो मेरी मदद कर दे और मैं किसी ना किसी अच्छे काम में कामयाब हो जाऊं। ये सोचकर जो रामवीर होता है वह अपने दोस्त विकास के बारे में जानकारी निकालता है और पता करता है कि वो फिलहाल कहां पर पोस्टेड है। तो उसे पता चल जाता है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट में अपना पदभार संभाल रहा है और वो अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है। इसके बाद जो रामवीर होता है अपने दोस्त विकास से मिलने के लिए वहां से निकल जाता है थोड़े से पैसे लेकर और जैसे तैसे करके अपने दोस्त विकास के ऑफिस तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसी उसकी हालत को बाहर सिक्योरिटी गार्ड देखता है तो वह उसे मिलने से मना कर देता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों के लिए कलेक्टर साहब फ्री नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। अब इसके बाद जो रामवीर होता है सिक्योरिटी गार्ड की बात को सुनकर उससे कहने लगता है कि देखो, जो कलेक्टर साहब है वो मेरे दोस्त थे, मैं और वो दोनों एक साथ ही पढ़े थे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को इन बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो उसे धक्का देकर वहां से भगा देता है। अब जो रामवीर होता है वो ऑफिस के बाहर ही बैठ जाता है और सोचने लगता है कि जब भी कलेक्टर साहब बाहर निकलेंगे तो एकदम से मैं उन्हें दिख जाऊंगा और उसके बाद वो मुझसे मिलने के लिए आ जाएंगे। रामवीर बाहर बैठा हुआ था और बाहर बैठकर अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे। लेकिन आज यहां पर विकास से उसे मिलने तक भी नहीं दिया जा रहा। इंतजार करते करते शाम हो जाती है और शाम के वक्त जैसे ही विकास वहां से अपनी गाड़ी में निकलता है तो उसके बाद रामवीर उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। लेकिन विकास ना तो उसे देख पाता है और ना ही अपनी गाड़ी रोकता है। विकास सीधा वहां से निकल जाता है और इस बात को देखकर रामवीर को लगने लगता है कि विकास अब कामयाब हो गया है तो वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। ये बात देखकर उसे बड़ धक्का लगता है कि उसका दोस्त उसके सामने से गया है, लेकिन उसने उसे पहचाना तक भी नहीं। तो वह एकदम से वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है।
थोड़ी देर वहां पर रोने के बाद वह सोचता है कि इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा। अगर मुझे जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ काम तो करना होगा। और ऐसे ही घूमते घूमते वह एक चाय की दुकान पर पहुंच जाता है जो कलेक्टर साहब के ऑफिस से महज 400 मीटर दूर थी। वहां पर जाने के बाद वो चाय वाले से कहने लगता है कि साहब, अगर आपके यहां पर कोई काम हो तो मुझे काम दे दीजिए, क्योंकि फिलहाल रामवीर के पास एक भी रुपया नहीं था और उसके माता पिता भी उससे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थे। तो वह सोचता कि क्यों ना चाय की दुकान पर काम करूं और यहां से कुछ पैसे कमा करके फिर मैं वापस चला जाऊंगा और फिर देखूंगा मुझे आगे क्या करना है। तो इसके बाद चाय वाला उससे पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो बताता है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है और उसे वापस जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे और इसी वजह से वह काम मांग रहा है, तो उसके बाद चाय वाला उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो यहां पर तुम काम कर लो, और अगर तुम्हारा यहां पर कोई सहारा नहीं है तो रात के समय चाय की दुकान में ही सो जाना। चाय वाले अंकल ने उसे पूरा सहारा दिया था और इसके बाद जो रामवीर होता है चाय की दुकान पर काम करता है और रात के समय वहीं पर सो जाता है। लगभग 2-3 दिन लगातार उस दुकान पर काम करता है और पैसे कमा रहा था वापस जाने के लिए। अब जैसे ही एक दिन उस चाय की दुकान से चाय देने के लिए जाता है और जब वहां से वापस लौट रहा था तो उसी दौरान कलेक्टर साहब की गाड़ी वहां से गुजर रही थी और कलेक्टर साहब जो विकास होते हैं उनकी नजर रामवीर व्यक्ति पर पड़ जाती है जो वहां से चाय लेकर जा रहा था। पहली नजर में उसे देखने के बाद पहले तो विकास को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे कंफर्म करना चाहते हैं कि ये सच में ही रामवीर है या मेरा वहम है। इसके बाद वो ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं और अपनी खिड़की खोलकर गाड़ी से उतरने लगते हैं। अब जब सिक्योरिटी गार्ड ये देखता है कि कलेक्टर सब उतर रहे हैं तो वह भी उनके साथ साथ उतरता है और उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ साथ चलने लगता है। कलेक्टर साहब सीधे उस चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां पर रामवीर काम किया करता था और जैसे ही वो रामवीर के सामने खड़े होते हैं तो एकदम से रामवीर की आंखें नम हो जाती हैं और जैसे ही कलेक्टर साहब रामवीर की आंखों में आंसू देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं उसका दोस्त रामवीर ही है और इसके बाद उनकी आंखें भी छलकने लगती हैं। अब वह सिक्योरिटी गार्ड जिसने उस दिन रामवीर को वहां से भगा दिया था और उसे मिलने नहीं दिया था, वह ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति को देखकर कलेक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। तो हो ना हो ये सच में ही उनका दोस्त था जो उनके साथ पढ़ता था और कलेक्टर साहब भी उसे अच्छी तरह से जाना पहचाना करते हैं, लेकिन वहीं पर उसने उससे मिलने से मना कर दिया था तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद जो विकास होता है एकदम से रामवीर को अपने गले से लगा लेता है। वहां पर चारों तरफ जितने भी लोग थे वह ये सब कुछ देखकर हैरान थे कि कलेक्टर साहब को ऐसा क्या हो गया जो चाय बनाने वाले को अपने गले से लगा लिया है। आखिर क्या कहानी है? इसके बाद विकास रामवीर से कहने लगता है कि भाई, तू यहां पर कैसे और तेरी ऐसी हालत कैसी हो गई? अगर ऐसी बात थी तो तू मुझसे मिलने के लिए आ सकता था, लेकिन तूने मुझसे मिलना उचित क्यों नहीं समझा? तो वो कहता है कि गया था मैं तुम्हारे ऑफिस पर, लेकिन तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बाहर से धक्का देकर निकाल दिया था और मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर भी इंतजार कर रहा था कि जब मेरा दोस्त बाहर निकलेगा तो मुझे पहचान लेगा, लेकिन तुम्हारी गाड़ी मेरे सामने से चली गई और मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे पीछे भी गया था, लेकिन तुमने इस बात पर कोई भी गौर नहीं दिया। तो इसके बाद जो विकास होता है पहले तो अपने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखता है तो सिक्योरिटी गार्ड एकदम से उनसे माफी मांगने लगता है। कहता है कि साहब, मुझे नहीं पता था, इनकी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि ये आपके दोस्त हैं। तो कलेक्टर साहब उसे बहुत धमकाते हैं, लेकिन वहीं पर जो रामवीर होता है वो उन्हें रोक लेता है। कहता है कि भाई कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई, इसको माफ कर दो। रामवीर के कहने के बाद कलेक्टर साहब शांत होते हैं और रामवीर से कहते हैं कि भाई आगे की बातें घर चलकर करेंगे और तू अभी मेरे साथ चलेगा। इसके बाद जो रामवीर होता है कलेक्टर साहब के साथ जाने लगता है और चाय वाला उन्हें जाता हुआ देखता है। वह सोचता है कि मैं तो इसकी बातों को वैसे ही समझ रहा था, क्योंकि अब तक रामवीर ने कई बार उसे बताया था कि यहाँ के जो कलेक्टर है वो और मैं एक साथ पढ़े थे और हम दोनों गहरे मित्र हैं। लेकिन चाय वाला सोच रहा था कि शायद इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसी वजह से ऐसा कह रहा हो। इसके बाद रामवीर और विकास दोनों विकास के बंगले पर चले जाते हैं जहां पर उसे सरकारी आवास मिला था, और वहां पर जाने के बाद जो आनंद होता है, सबसे पहले उसे अपने सबसे अच्छे कपड़ों को देता है पहनने के लिए और उसे अच्छे से नहला धुलाकर तैयार करता है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और बातों के दौरान जो रामवीर है अपनी पूरी कहानी विकास को बता देता है और कहता है कि भाई अब कुछ भी नहीं बचा,
सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तो विकास कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, मेरे पास सब कुछ है और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिस तरह से तुमने मेरा साथ दिया था, बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तो रामवीर कहता है कि भाई मैं तो कामयाब होना चाहता हूं ताकि मेरे माता पिता जो मुझसे बात तक भी नहीं करते हैं वो मुझ पर गर्व महसूस करें और कहे कि बेटा तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। तो वो कहने लगता है तो फिर तू ऐसा कर, जहां पर हम पढ़ा करते थे वहीं पर एक कोचिंग सेंटर खोल ले जहां पर तू बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि नॉलेज तो तुम्हारे पास काफी ज्यादा है और इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके तू कई बच्चों को उनके फ्यूचर तक पहुंचा सकता है और इसी काम को करने में तेरी भलाई है। इसके बाद जो रामवीर होता है वह भी इस सलाह के लिए मान जाता है और वहीं पर इलाहाबाद के अंदर जहां पर वो दोनों कोचिंग किया करते थे वहीं पर विकास उसके लिए एक बिल्डिंग किराए पर लेता है, जिस बिल्डिंग का पूरा खर्चा वो खुद उठाता है और रामवीर को वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए छोड़ देता है। गरीब बच्चों को वो फ्री में एजुकेशन दिया करते हैं और अच्छे से उनको पढ़ाया करते हैं। रामवीर के पढ़ाए हुए कई बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं और अब रामवीर भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था। जब ये बात रामवीर के माता पिता को पता चलती है तो उन लोगों को अपने बेटे पर बड़ा ही गर्व होता है कि अगर ये खुद ही बड़ा अधिकारी बन जाता तो ये अकेला ही अपने फ्यूचर को संवार सकता था, लेकिन इसने टीचर बनकर बहुत सारे गरीब बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचा दिया और लोग चारों तरफ रामवीर की वाहवाही किया करते थे। इसके बाद माता पिता भी उसके पास आते हैं और जैसे ही रामवीर अपने माता पिता को देखता है तो पूरी तरह से खुश हो जाता है और उनके पैर छूता है। पिता उससे माफी मांगने लगता है, कहता है कि बेटा हमें माफ कर दो, हम तुझे गलत राह पर भेज रहे थे लेकिन तेरी असल राह कुछ और ही थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक गरीब लड़का जो कि गरीब मजदूर परिवार से था करता वह कलेक्टर बन जाता है और एक सरकारी अधिकारी का बेटा एक सच्चा और काबिल टीचर बन जाता है और सभी का फ्यूचर बनाया करता है। आप क्या कहना चाहते हो? दोनों दोस्तों के बारे में आपकी क्या राय है? रामवीर के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? कलेक्टर आनंद के बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।